तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज़ के सभी दर्शकों को और अश्विंदर सिंह बहल जी को, जो कि आज हमारे बीच में है। और आज वो शख्सियत हमारे साथ हैं जिनके बारे में अगर मैं उनके उनके उनको डिस्क्राइब करूं, उनके अचीवमेंट्स को, तो शायद मेरा पूरा शो केवल इसी बात पे निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कितने अचीवमेंट्स हैं। बुक लिखी जा सकती है उनके अचीवमेंट्स पे, रादर उन्होंने खुद भी बुक्स लिखी है लेकिन उनके अचीवमेंट्स पे भी बुक लिखी जा सकती है। अभी अभी हम शुरुआत में धीरे धीरे करके खोलना शुरू करेंगे। आज हमारे बीच में रियल लाइफ हीरो हैं। आज हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जिन्होंने प्रूव किया है, देश का नाम रोशन किया है, और गैलेंट्री मेडल आपको मिला है। रेसिपिएंट हैं आप गैलेंट्री मेडल इंडिया से, और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर रहे हैं। और सर इस टाइम पे जो करंटली अगर हम देखें तो वो कंसल्टेंट डीन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट ICAI में। इससे पहले वो डायरेक्टर थे वोकेशनल एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ HRD NIOS में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दून बिजनेस स्कूल एंड डायरेक्टर ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी। आप इससे पहले अगर हम बात करें, ही आल्सो बीन एज अ डिप्लोमेट इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश। आप डिप्लोमेट रह चुके हैं हाई कमीशन इंडिया बांग्लादेश में, और अपने आप में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में तो कुछ कहना, मतलब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। आप लिटरेरी, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च फील्ड में रहे हैं, और पंडित दीनदयाल अवार्ड उनको 2019 में, उनकी एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग, क्योंकि एजुकेशन में जो आपने किया है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो सबसे पहले सर, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आपने हमारे रेडियो पे आके, और दर्शकों से जो आप आज गुफ्तगू कर पाएंगे, आज जो उनसे रूबरू हो पाएंगे, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सर। और सबसे पहली चीज सर, मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, शुरुआत सबसे पहला, कि गैलेंट्री मेडल रेसिपिएंट सर, वो मेडल कैसे सर अचीव हुआ? क्या इंसिडेंट क्या था सर? ये पहले तो मैं सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार करता हूं, और अमित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट चैनल में मुझे आज बुलाया और दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। ये 1998 की बात है, कारगिल युद्ध से थोड़ा पहले की, कि एक जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा था। वो एक मिग फाइटर था और वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और आउट ऑफ कंट्रोल होने से रनवे से फिसलता हुआ वो गया टारमैक के ऊपर, जहां 15 से 20 जहाज थे। 2 जहाजों से जाके टकराया और एक भीषण आग लग गई, जिसमें जहाज के छोटे छोटे पार्ट जो है, जैसे मशीन गन फायर होती है वैसे सब जगह फैल रहे थे, और वो भीषण आग बहुत तेजी से फैल रही थी। अब भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उधर उपस्थित था, और फायर फाइटर्स जो थे, कर्मचारी थे, उनके साथ मिलके मैं उस आग में कूद गया, और कूदने के बाद हमने उस आग को कंट्रोल में लाए। इसमें मेरे पैरों का भी थोड़ा बहुत झुलस गए थे, मेरे फीट भी थोड़े बहुत झुलस गए थे, लेकिन ये उस समय हमें नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। हमारे मन में तो सिर्फ एक ही चाह थी कि डर के आगे जीत है, और हम कूद गए, और कूदने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें उस आग को रोकना है, और हमने उसको रोक भी लिया। और 10-15 जहाज जो और आसपास खड़े थे, जो बिल्कुल कभी भी उस लपटों में आ सकते थे, वो भी बच गए, जान माल की भी सुरक्षा हुई। और यही नहीं, इसके बाद हमें मौका मिला कि हम कारगिल युद्ध में जाएं। वहां पे मैं कमांडिंग ऑफिसर था एक मिग स्क्वाड्रन का, और उस स्क्वाड्रन के जो पायलट्स थे, उन्होंने जो किया, हमारे स्क्वाड्रन के पायलट्स ने एक ऐसी ख्याति प्राप्त की कि उसकी वजह से मुझे भी बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं मिली। और आज मैं आपके सामने बैठा हूं कि भारतीय वायुसेना ने मुझे गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा, और भारतीय वायुसेना की वजह से आज शायद मैं आपके साथ बैठ के ये गुफ्तगू कर रहा हूँ सर। पर मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, मेरी जगह कोई होता वो भी यही करता। ये अलग बात है कि भगवान ने मुझे मौका दिया सर। ये आपका, आप हम्बल हैं, इतने आप ये बात बोल पा रहे हैं, क्योंकि सर बहुत सारी जगह पे देखा गया है, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कई बार ये भी हो जाता है, चीजों को इस तरह भी ले लिया जाता है कि यार ये मेरा मतलब यहाँ पे मेरा काम तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ इसको बुझाने को, और ये तो
फायर फाइटर्स का काम है, तो वो इस तरह भी बच भी जाते हैं कुछ लोग इस चीज से। आपने इस काम को किया है, तभी गैलेंट्री मेडल के लिए आप हकदार भी बने सर। और मतलब ये सल्यूट टू यू सर, एंड सल्यूट टू यू पीपल जिन्होंने सर मतलब हमारे को कारगिल में जो किया हमारे सैनिकों ने, सभी ने, वो कोई बहुत मतलब ऐसी चीज थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ के ऊपर चढ़ के और रात भर की चढ़ाई चढ़ने के बाद में इस तरह लड़े हैं। और एयरफोर्स ने जो किया है कि किस तरीके से उनको निकाला है, किस फायर के बीच में से वो लगातार मतलब वी हैव गॉट एक्सपीरियंस। मतलब हमारे पास जो मिला है हमें, वो न्यूज से ही हमारे को मिल रहा था, और मैगजीन्स एंड ऑल, बाद में कुछ मूवीज भी बनी, उनसे हमें पता चला। बट लिटरली सर, आप लोग जो वहां पे सही में जो वहां पे खड़े हुए थे, जो उस जगह पे उसे झेल रहे थे, वो सोच के भी एक बारी को डर लगता है कि हाँ, ये है सही मायने में रियल हीरोज, असलियत में जो हीरो हैं, जिनको सारा देश सलाम करता है सर, आप लोगों को। सर कुछ आगे बढ़े अगर हम इससे थोड़ा सा और। सर आप HRD मिनिस्ट्री में रहे हैं, और दून बिजनेस स्कूल में डायरेक्टर रहे हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी में नोएडा में आप डायरेक्टर रहे हैं। सर एजुकेशन आपने एक फील्ड ऐसा लिया जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा आपने किया है। तो सर मतलब एजुकेशन फील्ड में आपका सर क्या मतलब, आपको क्यों लगा कि एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए? या जैसे हमने और भी देखा सर, अगर हम आपका बात करें, आप बहुत अलग अलग कंट्रीज में, लाइक जापान में, फ्रांस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, हंगरी, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका, आप इन सब जगह पे केवल यही स्टडी और ट्रेनिंग देखने के लिए गए कि किस तरह वो एजुकेशन को कर रहे हैं और उसको किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सर वो सब क्या था सर? सबसे पहले तो मैं अगेन फिर से एयरफोर्स को धन्यवाद दूंगा, अपनी गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे ये मौके दिए कि मैं अलग अलग में जा सकूं, उधर की ट्रेनिंग को देख सकूं। ये मेरे मन में शुरू से रहा था कि अगर मुझे कामयाब होना है जिंदगी में, ना केवल सर्विस के अंदर, तो और देश को कामयाब होना है, महान बनना है, और पूरे कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर अपनी राइटफुल प्लेस को लेना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो यूथ है वो एजुकेटेड। और इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बहुत छोटी सी बताना चाहूंगा। आप जानते ही होंगे कि जो 10th का एनरोलमेंट रेट है वो 77% है, यानी कि 23% बच्चे जो हैं 10th क्लास में जाते ही नहीं। और जो 11th का एनरोलमेंट रेट है वो 52% है, यानी कि नियरली हाफ के करीब, भारत के 60 से 70 करोड़ लोग जो है भारतीय नागरिक हैं, वो 11वीं क्लास में नहीं गए। 12वीं सिर्फ 37-38% ने की है, और जो हायर एजुकेशन है वो सिर्फ 25% लोग हैं। तो ये एक चीज मुझे हमेशा लगती थी, इसी वजह से मैंने पहले अपने आप को पढ़ाया, अपने आप को सुदृढ़ बनाया, और इस वजह से मैंने ट्रिपल मास्टर्स किया, MSc, MPhil, MDBA किया, और अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया, और PhD किया उसके बाद। PhD किया है आपने जी। और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में। इसी वजह से मुझे अलग अलग अच्छी यूनिवर्सिटीज और MHRD के अंदर भी अच्छे ओहदों पे जॉब मिल सका। और वहां पे जाके मेरा सबसे पहले एम था कि किसी भी तरीके से मैं लीडरशिप क्वालिटीज इस यूथ के अंदर लेके आऊं। ये मेरे शुरू से, बचपन से तमन्ना रही है कि लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर्स जनरेट करता है, लीडर्स वो होता है जो लीडर्स डेवलप करता है। और इस देश आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है, लीडर्स की जरूरत है। हमारे देश में अच्छे लीडर्स हैं, पर हमें और लीडर्स की जरूरत है, हर लेवल पे जरूरत है। और दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि अगर बच्चे 10वीं और 11वीं से आगे नहीं जा रहे, तो उनके पास कोई ना कोई कौशल होना बहुत जरूरी है। और कौशल अगर होगा तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी रोटी कमा सकते हैं, और योगदान दे सकते हैं इस देश को और सुदृढ़ बनाने में, और स्ट्रॉन्ग बनाने में, और प्रगतिशील बनाने में। तो ये बहुत जरूरी है कि आज, और ये नई पॉलिसी जो एजुकेशन की आई है गवर्नमेंट की, इसमें बहुत फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे, कौशल विकास पे। और मुझे 2.5 साल मौका मिला NIOS के अंदर, जो MHRD का पार्ट है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम, और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है ये विश्व का। उसमें हमने एक बारी में 22,000 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से थोड़ा पहले 38 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साथ 600 सेंटर्स में ट्रेन किया।
वेरी और मुझे नाइस। पक्का मालूम है कि उन लोगों को उन्होंने कोई ना कोई फायदा इस कोरोना में और जो पहली फेज में था उसमें उन्होंने जरूर दिया होगा। जी और जी। और भी कई क्षेत्र हैं जैसे होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी या टेक्सटाइल्स के, तो वहां पे भी बढ़ोतरी में हम लोगों ने बहुत बहुत भागीदारी की है, ताकि हमारे जो यंग बच्चे हैं, यूथ है, वो क्राइम की तरफ ना जाके कौशल की जी तरफ जाए, जॉब्स की तरफ जाए और अपना योगदान देश को बढ़ाने में, आगे ले जाने में। और यहीं पे सबसे बड़ी चीज जो एक आ जाती है वो है कि कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। तेरे जैसे। और यही चीज मैं सभी बच्चों में और सभी यूथ में लाना चाहता हूँ, और सभी मैं कोशिश भी करता हूँ कि कुछ ऐसा करो कि दुनिया में सब आपके जैसा बनना चाहिए। सर मैं बीच में ही आपसे एक बात कहूंगा, क्योंकि सर मैं जब भी आपसे मिला, जब भी मैंने आपको देखा, एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल, एक अलग नूर, एक अलग शांति आपको देख के मिलती है। और मतलब मैं दिल से बोलता हूँ, मतलब आपको देख के एक अलग से प्यार आता है जिसमें एक अपने आप रिगार्ड आते हैं। सर ये आर्ट ऑफ लिविंग उसकी वजह से है, ये इट्स योर आर्ट ऑफ लिविंग इसकी वजह से है सर। मैं इसमें दो लोगों को बहुत देना चाहूंगा क्रेडिट। एक तो है भारतीय वायुसेना को, जिसने मुझे चलना सिखाया, बढ़ना सिखाया, डिसिप्लिन लाइफ सिखाई और मुश्किलों का सामने करने की हिम्मत दी। ये बहुत जरूरी है सर। आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आई होंगी, या आपकी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आई होंगी? बहुत है सर। कभी, और खासकर मैं सभी को देखता हूँ, सब लोगों से मैं यही पूछता हूँ कि हर एक को लगता है कि भगवान मेरे साथ क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान सभी को उतनी ही मुश्किलें देता है और उतनी खुशियां देता है, लेकिन मुश्किलों को लड़ने की शक्ति है मुझे एक तो एयरफोर्स ने दी है, और एक मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के एडवांस कोर्सेज भी कर रखे हैं। जैसे भी कहीं ना कहीं वो शांति अंदर आ गई, और लगता है कि अगर खुश रहना है तो वो खुशी अपने अंदर है, खुश रहना है तो दूसरों को खुश रखना है, और दिलों को जीतने की कला आ गई, समझ लो कामयाब। क्योंकि सर मैं अभी कल का ही इंसिडेंट ले सर, कल हमारा फिक्स हो गया था और वो कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से हम कल ये इंटरव्यू नहीं कर पाए। सर मैं इरिटेटेड था इस बात को लेके कि यार इंटरनेट मतलब इतना मुश्किल हो गया कि इंटरनेट नहीं हमारा सही से चल पा रहा है, एंड आई वाज लिटरली इरिटेटेड एट दैट टाइम। और आपके चेहरे पे वही मुस्कान थी कि कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। मुझे को तब लगा, मतलब उसके एक फ्रैक्शन में मेरे को गुस्सा था, लेकिन दूसरे ही मेरे को लगा, मैंने कहा यार वो भी देखो, वो अभी भी हमारा 2 बार कल कैंसिल हुआ था इंटरव्यू, मतलब पहले 5 बजे हो रहा था, फिर शाम को हो रहा था। दोनों बार आपका जवाब उतना ही कामली था, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मतलब वो देख के मुझे लगा कि हाँ दिस इज, ये कहते हैं ये रियल लाइफ हीरोज यही हैं जिनको सर, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको रियल लाइफ हीरो इसलिए भी बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं सर जैसे अगर हम और किन्हीं हीरोज को देखते हैं, नखरे होते हैं सर, वो इतना प्यार उनके ऊपर सर। वो पुरानी एकदम कहावत याद आई जो हमारे माँ बाप ने, हमारे फोरफादर्स ने हमारे को सिखाई हमेशा। एक चीज बताई कि बेटा जिस पेड़ पे जितने ज्यादा फल होते हैं उतना ज्यादा झुक जाता है। और यहाँ पे हम आज की तारीख में अगर हम देखें कि जो ज्यादा फलदार पेड़ है वो ज्यादा मतलब वो ताड़ के पेड़ हो गए हैं, फल तो हैं लेकिन वो बहुत ऊपर हो चुके हैं, तो छाया नहीं है और कुछ नहीं है। आपको देख के लगा कि हाँ नहीं, ये इन पेड़ों के बारे में मेरे को हमारे फादर ने बताया था कि ये वो पेड़ हैं जिनके ऊपर ज्यादा फल लगे हैं, ये झुक गए हैं, इन्होंने वो दिखाया। तो सर लिटरली पहले कल के लिए मैं आपसे मतलब माफी चाहूंगा और शुक्रिया कि आपने मुझे एक लेसन कितने प्यार से कल ही सिखा दिया था कि कितना काम रहना है कितनी एडवर्स कंडीशन में, वो अभी आपने अभी बताया। और मैं लिटरली आई जस्ट गॉट फैन ऑफ योर्स, मतलब मैं एकदम आपका फैन होता चला गया सर। एक चीज और, जैसे अगर हम बात करें कि आपको 2019 में पंडित दीनदयाल अवार्ड मिला है, उसके अंदर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग में। सर आप रिटायर कब हुए सर एयरफोर्स से? मैंने दिसंबर 2012 में अर्ली रिटायरमेंट लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ख्याल आया था कि देखिए एयरफोर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एयरफोर्स ने मुझे गैलेंट्री अवार्ड दिया, रैंक्स दिए, सीनियर ऑफिसर बनाया, लेकिन अब मुझे कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करना है। इसीलिए मैंने एजुकेशन फील्ड चूज करी, और ये कोई डिसीजन उस टाइम का नहीं था।
उससे जी पहले का ही था, तभी मैं अपनी डिग्रीज भी बढ़ा रहा था, अपनी एजुकेशन में अपने आप को सेल्फ एजुकेट करके स्ट्रांग बना रहा था कि मैं एक मिलिट्री से सिविल जाऊंगा तो एक अलग दुनिया होगी। सर। मिलिट्री बहुत ही सिस्टमैटिक है, जी बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही चीजें जो स्ट्रीमलाइंड है। और उसके बाद सडनली सिविल में आना, जहाँ सर। पे आपको अपना सर्वाइवल के लिए फाइट करना है, तो अपने आप को मजबूत करना है। वो पहले ही से ही मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया था, लेकिन मेरा मन में एक ही चीज थी कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए मिलिट्री के बाहर भी बहुत कुछ करना है। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है सर, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो बहुत मुझे बहुत ऐसा लगता बाकी। है कभी कभी कि समय कम होता जा रहा है और करने के लिए बहुत कुछ है सर। सर आपका एक्साइटमेंट देख के लग रहा है आप सच में कितना कितने डेडिकेटेड हैं अपने उस काम के लिए, और कितना आप कितना दिल में आपके है। सर एक बहुत ही बेवकूफी का क्वेश्चन पूछूं, मतलब जी बिल्कुल जिसको आप कहेंगे कि यार ये आदमी पागल है, कैसी बेवकूफी की बात कर रहा है, लेकिन ये मेरे हमेशा दिल में आया। और वो तब से आया जब से मैं मतलब थोड़ा बहुत एडोलेसेंस में आ गया था, तभी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे सर। जब आप सही में, आई एम वेरी सॉरी मैं ऐसा बेवकूफी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। जब हम गाड़ी में बैठ के चलते हैं, कार में हम जब चला रहे होते हैं, तो हम दूसरा आदमी जो बराबर में बैठा हुआ है, या अगर सपोज हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, हम बराबर में बैठे हुए हैं और जो दूसरा ड्राइव कर रहा है, हम हमेशा, अगर हमें भी ड्राइविंग आती है तो हमें ऐसा लगता है यार ये कैसे चला रहा है, इसको इतना नहीं आता, यहां से चलानी चाहिए थी। मोस्ट ज्यादातर ये काम होता है। सो व्हेनेवर यू आर देयर ऑन अ प्लेन, आपका क्या लगता है आपको कि कर क्या रहा है, कैसे लैंड करा रहा है, कैसे टेक ऑफ कर रहा है? सर आपकी कभी बात एक बार भी है? बिल्कुल, आपकी बात कुछ सही है सर। कभी आप अपनी स्पाउस के साथ जब जाते हैं और वो जी चला रही होती है, तो आपका पैर जो है इमेजिनरी ब्रेक पे बहुत कुछ दब चलता रहता है और हाथ दबता भी चलते रहते हैं ऐसे। तो जब भी सिविल एयरक्राफ्ट में, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग तो बहुत रहती ही है, खासकर जब जी मैं एचआरडी में था तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता था पूरे देश के अंदर, हर पार्ट के अंदर। तो जी कई बार जब आप फ्लाई भी कर रहे होते हो तो बहुत मन करता है सर कि पायलट की सीट में जाके बैठ जाऊं। बहुत मन करता है कि मैं भी वो कंट्रोल कॉलम को फ्लाई करूं। और एयरफोर्स की में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी दी है एयरफोर्स ने, कि मैं अपना फाइटर जहाज के साथ साथ मैंने ट्रांसपोर्ट भी उड़ाए हैं और ओके हेलीकॉप्टर्स में कुछ सॉर्टीज ली हैं। तो ओके उसकी वजह से मेरे को एक्सपीरियंस तीनों चीजों का है। तो मैं इतना अच्छा लगता है कि जब मैं किसी और को देख रहा हूँ फ्लाई कर रहा है, तो कई बार लगता है मुझे भी कि काश मैं भी उसके साथ बैठ के फ्लाई कर सकता। बिल्कुल सही। और यही चीज मैं सोच रहा था सर, क्योंकि जब हमारे को लगता है तो क्यों नहीं आपको क्यों नहीं लगता होगा, तो इसलिए ये बेवकूफी का एक क्वेश्चन था। मुझे लगा आपको लगेगा कि क्यों पूछ रहा है तो मतलब, लेकिन मेरा दिल था तो मैंने इसलिए पूछ लिया। और सर मेरे को लगता है कि जो दिल में है वो पूछ लेना चाहिए, और आपसे मैं मतलब आपसे मुझे कोई हिच नहीं आ रही है पूछते हुए मेरे को, मतलब मैं बड़ा आपसे बड़ा कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ सर। दूसरी एक चीज और सर, आपने बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा, आपने जापान का भी देखा, आपने फ्रांस का देखा, थाईलैंड, कंबोडिया, हंगरी, इतने सारे कंट्रीज का आपने देखा, और इंडिया का देखा। कहां बेसिक फर्क है सर, कहां बेसिक फर्क है कि हम लैग कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो हिंदुस्तान में एक चीज देखी है कि कुछ भी कह लो, टीचर जो है बच्चों के साथ जुड़ जाता है। टीचर की एक बॉन्डिंग आती है बच्चों के साथ, जो एक गुरु शिष्य की जो हमारी प्रथा है जी एंशिएंट टाइम से चल रही है। मैं ये कहूंगा कि आजकल काफी कमर्शलाइज हो गया, काफी कम भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो जी दिखती है इसके अंदर। जी वो जुड़ जाते हैं बच्चों के साथ, वो उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट का सोचते हैं। वो खाली ये नहीं देखते कि मुझे उसको क्लास में पढ़ाना है। और जी वो टीचर्स मुझे आज तक याद है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे एक सीनियर टीचर की डेथ हुई थी जब मैं स्कूल में था, यानी कि अब तो बहुत ही ओल्ड थी, कोविड से डेथ हुई। तो कितना दुख लगा, हमारे पूरे स्कूल के ग्रुप के अंदर हम सब ने कंडोलेंसेस मैसेज डाले और कोशिश की कि हम उनके बच्चों का या किसी की मदद कर सकें या कुछ कर सकें। तो एक जो फीलिंग है टीचर और स्टूडेंट जो इंडिया में है, वो बहुत जी कम देश, बहुत जी कम देश। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया में नहीं है वो ये है, जो वहां पे लोग फोकस करते हैं स्किल के ऊपर, जो अभी जी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, या अगर जैसे जापान में क्लीनलीनेस के ऊपर जी एक बहुत बड़ा फोकस है। एक पीरियड होता है क्लीनलीनेस के ऊपर कि बच्चे जी अपने एरिया को क्लीन करेंगे, अपने स्कूल को क्लीन करेंगे। और वहां जी पे एक और चीज बड़ी अच्छी नोटिस की मैंने, जापान के अंदर वो टीम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इंडिविजुअल बच्चे को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उनको जी लगता है कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको लगेगा कि हम शायद उतने कामयाब नहीं हैं। जी वो टीम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं।
लेकिन जो भारत की एक में अगर पॉजिटिव बात करूं तो भारत की पॉजिटिव बात में एक आती है कि भारत में जो थ्योरी की पढ़ाई है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो कहीं आगे है। हमारे बच्चे जो 9th के होते हैं या 10th के होते हैं, वहां पे तो कॉलेज के बच्चों को भी उतना नहीं पता जितना हमारे 9th के बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पता होता है। तो एक जो मल्टी स्किलिंग है भारत के अंदर, वो दूसरी जगहों पे नहीं है। और वहीं पे अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो दूसरे देशों में जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे एम्फेसिस है, वो भारत में अब लाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में 5 या 10 साल के अंदर अंदर हम भी वो जो गैप है हमारा स्किल का और प्रैक्टिकल नॉलेज का, उसको हम दूर करें। सर इसी पे ही मैं अगर थोड़ा सा और बात करें सर, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली जो आपने बात करी सर, वो एक नया जो अभी आ गया है कि हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 11th-12th के बारे में, 9th 10th 11th 12th में, और उसकी मार्किंग के ऊपर और उसका कंट्रोल कॉलेज और स्कूल के ऊपर की जो मार्किंग है, जो मार्क्स हैं, वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दैट ग्रेडिंग अगेन, क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे सर कि आज भी ग्रेडिंग सिस्टम जो इंडिया में है, वो उसका एक कंट्रोल जहां टीचर्स के पास में आ गया, और टीचर्स के पास में आने के बाद में अगेन सर, हाँ आई एम वेरी सॉरी टू से, पर सर कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाना टीचर का, ये बड़ा कॉमन देखा गया है कि वो उसका ट्यूशन का स्टूडेंट था। यहाँ पे कोचिंग का एक बहुत नया ट्रेंड है, मतलब बहुत पुराना वो है यहाँ पे इंडिया में कि कोचिंग ली जाती है स्पेशल और प्राइवेट ट्यूशन और इन सब में, और वहां पे बच्चा है और उसके मार्क्स केवल इस वजह से ज्यादा आ जाते हैं कि वो प्रैक्टिकल्स में टीचर के पास में वो मार्क्स उसके कंट्रोल में थे, और वो दूसरा जो उसने ट्यूशन नहीं पढ़ी है या वो कहीं और पढ़ रहा है, तो उसके वहां पे मार्क्स कुछ कम हो गए, उसकी ग्रेडिंग कम हो गई। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं बहुत ही है। उसके बिना जो हमारे एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको वो कौशल या स्किल नहीं मिलता जो बाहर के मिलता है। तो ये आना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अब जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया है कि अगर ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मार्क्स जो है एक टीचर के पास रख दिए जाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कुछ टीचर होंगे सर जो ये करेंगे, जो आप कह रहे हैं, बायस भी होगा, वो भी होगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हमें हमारी सबकी प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब बिठाया था, वो क्या शायद कितने होंगे, 14-15 साल के होंगे, जब उनको एक पेड़ के नीचे उन्होंने बैठा देखा कि वो कैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद उनको लगा कि ये बनेगा भारत का किंग, लगा कि नहीं? और उसके बाद एक गोल्डन पीरियड भारत का शुरू हुआ था। मैं उसी वे से अगर कहूँ तो हम जिसको भी एक सीट पे बिठाते हैं, जजमेंट सीट पे बिठाते हैं, चाहे वो टीचर ही क्यों ना, ज्यादातर मेजॉरिटी लोग फेयर, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर भी फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, इस पे है, बेस्ड है। हाँ, कुछ जरूर होगा जो बायसेस आएंगे। वहीं पे जो स्कूल्स हैं, उनको अपने सुपरवाइजरी इश्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा, सुपरविजन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी कोई कंप्लेंट टीचर के बारे में आती है कि उसके कोई प्रेफरेंसेस हैं या जिनको वो ट्यूशन दे रही है उन्हीं के मार्क्स हाई आ रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर, तो ये वाली चीज है, ये भी देखना कि टीचर्स अपने बच्चों को ट्यूशन दे रही है कि नहीं दे रही हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेना। और अगर कोई ऐसा आता है कि नहीं, कुछ वेटेज है किसी वजह से जो अनफेयर है, जो बायस क्रिएट कर रहा है, तो उस पे ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पे सुपरविजन पे एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। जी। दूसरा सर, एक चीज के बारे में अभी आपने जब शुरुआत में ही बात करी थी कि 11th में मतलब 11th और 12th के अंदर बच्चे बहुत परसेंटेज गिर जाती है, 10th के अंदर बहुत कम रहते हैं। सर अगर आप थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलें, हम गांव और खेड़े की तरफ जाते हैं सर, वहां पे देखें तो 8th तक गवर्नमेंट जो है, 8वीं तक बच्चे की पढ़ाई जो है वो प्राइमरी शिक्षा जो अभियान है हमारा, उसके थ्रू हो रही है। और सर मैं एक्चुअल में बहुत सब लोगों को ऐसे को जानता हूँ जहाँ पे जिन्होंने जो प्राइमरी के टीचर्स हैं और जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, और उनसे अगर बातचीत होती है मेरी, तो उनका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनको जो फेस कर रहे हैं सर, वहां पे अगर आप देखें तो वो बच्चों को घर से पकड़ के ला रहे हैं। माँ बाप, वो मतलब बच्चा, माँ बाप भी नहीं चाह रहे कि बच्चा जो है वो स्कूल में जाए, क्योंकि उसको लग रहा है कि बच्चा मेरे साथ खेत में जाएगा तो पैसे आएंगे,
वर्किंग हैंड हो जाएगा। बच्चा दोपहर को सर कंडीशन केवल क्या है कि जब उनका लंच टाइम होता है तो वो उस टाइम पे, क्योंकि स्कूल में उनको फ्री खाना मिल रहा है, तो बच्चा केवल उस टाइम पे आ रहा है और खा रहा है और चला जा रहा है। और टीचर्स पूरी मेहनत, सर प्राइमरी वालों को मैंने मेहनत करते हुए देखा है लिटरली, वो किस तरीके से जान, मतलब बिल्कुल अपनी जान उन्होंने झोंकी हुई है वहां पे उनको पढ़ाने में कि किसी तरह ये पढ़ जाए। पर उसके बावजूद भी सर 8th करने के बाद में कुछ परसेंटेज आपने सर यहाँ पे तो बताई, वहां तो परसेंटेज ही कुछ नहीं बचती है, निग्लिजिबल हो जाती है। जो जो लोग उन गांव से निकल के वहां पे 9th और 10th के अंदर एडमिशन ले, सर उस बारे में आपको क्या लगता है सर कि कैसे कुछ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारे काम करे हैं, उन्होंने उन्होंने वो फ्री एजुकेशन दी, खाना दिया, और टीचर्स भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहे हैं। मैं इसका गवाह हूं कि वो बहुत जान लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं हो रहा है तब कहाँ सर? देखिए, मेन चीज जो आ रही है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्विटीज की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने गरीब हैं कि वो चाहते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अब यहाँ तो जेंडर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके घरों में, उनको वो एक वर्किंग हैंड है, उनका स्कूल चले जाने से उनकी जो इनकम में कमी आ सकती है, ये उनके अंदर एक फीलिंग है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं एक ऐसा अभियान भी हमें चलाना है जब जो टारगेट करता है पेरेंट्स को, जो टारगेट करता है इन गरीब परिवारों को, जो टारगेट करता है कि इनको ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं जिससे वो बच्चों को स्कूल भेजें, ताकि बच्चे एक बार स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे, और बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी देश भी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और आज तो गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे जगहों पे भी गया हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और पूरे दिन में शायद 4 या 5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जब लोग कहते हैं कि इंटरनेट से हम उनको पढ़ाएंगे, तो कई बार ऐसा लगता है कि इंटरनेट से कैसे पढ़ाएंगे, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी 4-5 घंटे होती है पूरे दिन के अंदर। तो और खासकर कब आती है, कब जाती है, क्या स्कूल के टाइम में आती है कि नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, और गवर्नमेंट इस पे कर भी रही है, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देने की कोशिश कर रही है, और किसी ना किसी तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, यही नहीं कि प्राइमरी स्कूल, आप जो बातें कर रहे हैं 1st से 5th क्लास की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो अर्ली चाइल्ड केयर 3 साल से 6 साल के बीच में भी बच्चों के लिए वो प्राविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल में आ सके, या वो ऐसी जगह आ सके जहाँ पे वो बेसिक एजुकेशन, जो अपनी फाउंडेशन, उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। और इसमें और कुछ इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। मैं भी आपके साथ मानने को तैयार हूँ, खाली अवेयरनेस से नहीं चलेगा, हमें मोटिवेट भी करना है, हमें कुछ ऐसे इंसेंटिव्स पेरेंट्स को देने हैं जिनसे ये बच्चे स्कूल चले जाएं। सही कह रहे हैं जी। अच्छा सर, इसी एजुकेशन पे ही हम थोड़ा सा और, क्योंकि आप सर बेसिकली आप एजुकेशन पे आपने काम किया है, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो पब्लिक को जो झेलती है, जो पब्लिक झेलती है, वो प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचे, क्योंकि आप उसको, जो आपकी तरफ से जो आवाज उठेगी, जो आप कह सकेंगे, वो शायद हम लोग ना पहुंचा पाए वो आवाज, और पब्लिक वो आवाज ना पहुंचा पाए। सर कुछ और चीजें बहुत सारी जो मैंने नोटिस करी हैं, अभी एजुकेशन के लिए हम जो अभी बात आपने कही थी कि इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ा दें, सर अभी जब ये कोविड का टाइम आया था उसमें ये भी हुआ कि मोबाइल के थ्रू आप ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स बना के उसमें पढ़ाएं। सर देश ऐसा है हमारा, इस चीज के अंदर अगर हम देखें सर, हर एक के पास में स्मार्टफोन नहीं है, जिसके पास में घर में खाने को नहीं है, जो बच्चा अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ने भेज रहा क्योंकि उसको 4 पैसे और मिल जाएंगे दिन में, वो स्मार्टफोन उसके पास में हो, बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ये जो 2 साल का गैप आया है, 2 साल से बच्चा घर पे ही है, क्योंकि अगर हम बात करें कि सर वो हमने मोबाइल से पढ़ाया है, ग्रुप्स में पढ़ाया है, तो वो केवल बातों में ही हो पाया है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जो 2-4 बच्चे अगर पढ़ लिए एक गांव से, तो वो बस 2-4 पे ही थे जो कि उन्होंने किसी तरह मोबाइल अरेंज कर लिया है, उनके यहाँ था। अदरवाइज जिस तरीके से पहले अभियान चल रहा था सर, इस सेटबैक को, क्योंकि वो 2 साल के बाद में गांव का बच्चा पहले ही नहीं पढ़ रहा था, 2 साल वो और नहीं पढ़ा है, सर एक बहुत बड़ी
तादाद बच्चों की, वो सब अनपढ़ रह गई है। वो सब लोगों का क्या होगा? वो सब बच्चे जो अनपढ़ रह गए, अभी उनको 8th भी नहीं है, वो सारे के सारे तो वहीं इन 2 साल के अंदर होना था उन्हें। 7th और 8th में जो थे बच्चे, उनकी 7th नहीं हुई, उनकी 8th नहीं हुई, और अब वो इतने बड़े हो चुके हैं। सर, गांव में बच्चों का थोड़ा बिल्डअप ज्यादा रहता है, और अगर हम देखें तो वो इस टाइम पे वो देखने में ऐसा लगेंगे कि जैसे जवान बच्चे हैं, और माँ बाप को वो जवान दिखने लगते हैं। वो उनको काम पे भेज चुके होते हैं। कोई साइकिल की दुकान पे बैठा हुआ मिलेगा, कोई मोटरसाइकिल की मैकेनिक की दुकान पे। उनकी सर 8th भी पूरी नहीं हुई है, वो आगे अपने बच्चों का क्या पढ़ा रहे होंगे? सर, ये 2 साल का लॉस किस तरह हम मैनेज कर पा सकते हैं? कोई सर इसके लिए आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये महामारी के बारे में किसी को भी किसी तरह का भी शुबा नहीं था। बिल्कुल। एक ऐसे हिट हुई, और जो एडवांस देश है उनको ज्यादा हिट हुई। अगर हम देखें किसी भी तरीके से कि भारत में जो सेकंड वेव है वो ज्यादा डेडली थी, पर तब भी अगर हम उसे कंपेयर करें यूरोप से या ब्राजील, यूएसए, ब्राजील से, आप बिल्कुल सही, साउथ अमेरिका या यूरोप से या नॉर्थ अमेरिका से करें, तो हम कहीं बहुत ही बेहतर सिचुएशन जी। दूसरी चीज ये है कि आपकी बात सही है कि ये जो 2 साल का गैप आया है, डेढ़ सर, दोबारा शायद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सॉरी, वो बीच में कट गया था। तो जी जी। तो 2 साल का जो गैप बीच में आ गया, इसको पूरा हम कैसे करेंगे? जो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं, क्या वो वापस आएंगे? ये आपका प्रश्न। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि एक मोटिवेशनल जो एक अवेयरनेस लेयर है, उसको वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बहुत काम किया है, लास्ट 4-5 साल में बहुत गाँव के अंदर जाके काफी काम हुआ था। क्योंकि मैं खुद घूमा हूँ, गाँव घूमा हूँ, एनकरेज करने के, बच्चों को एनकरेज करने के लिए, इस कौशल के लिए डायरेक्शन में भी मैंने बहुत काम किया वहाँ पे। लेकिन ये आपकी बात जरूर सही है कि जो एक महामारी जिसको किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया, उसकी वजह से बच्चों का नुकसान हुआ होगा। जी। अब क्या परसेंटेज हुआ है ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोई स्टडी या कोई रिसर्च हुई नहीं है। लेकिन एक चीज और मैंने बहुत देखी थी इस दौरान, जो मेरे पर्सनल नेटवर्क में आए हैं, कि बहुत सारी एनजीओज ने और बहुत सारे पर्सनल लोगों ने, कई एक्स सर्विसमैन ने अपने आसपास के एरिया में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अगर वो 1-1.5 महीने की वेव का पीरियड छोड़ दें, उस पीरियड को हटा दें, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि बाकी पीरियड के अंदर कम से कम बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा सके। तो जहाँ पे इंटरनेट की बात है, मैं मानता हूँ आपकी कि बहुत कम इंटरनेट कनेक्शंस हैं लोगों के पास, पर जहाँ पे पर्सनल पढ़ाई की बात है तो वहाँ पे काफी हद तक पढ़ाई फिर भी हुई, चाहे वो स्कूल खुले या नहीं खुले। जी सर, अभी थोड़ा सा पढ़ाई से हटके, क्योंकि अब मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं निकालूंगा, बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर। आपने बहुत सारे चैनल्स पे आप आए हैं, आप जी टीवी पे भी आए, हिंदी टीवी, एबीपी, न्यूज नेशन, और सर आखिरी सवाल तो नहीं, मैं आखिरी 2 सवाल मैं कहूंगा आपसे, क्योंकि आपने 4 किताबें भी लिखी हैं। वो 4 बुक्स कौन सी हैं और कहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या है? सर, पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा। जी, एक किताब तो मैंने फोर्स स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स इंडियन एयरफोर्स पे ही लिखी है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और पॉलिटिकल साइंस का मिक्सचर है ये, और ये दिखाता है आगे की सिक्योरिटी सिचुएशन 2025 की क्या होने वाली है, और भारतीय वायुसेना में किस टाइप की इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम आने चाहिए, जिससे हम एक एयरफोर्स रहे, ना केवल अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बट इस रीजन के अंदर भी, जहाँ पे चीन, पाकिस्तान और भी कई ऐसे देश हैं जो शायद ना चाहें कि भारत उतना आगे बढ़ना चाहे। तो एक किताब तो मेरी इसके और बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है। मैं आपको ये किताब की एक कॉपी भेजूंगा, आप इसका मुझे इसका जरूर दीजिएगा अपना पोस्टल एड्रेस, मैं पक्का आपको भेजूंगा। दूसरी जो रिसेंटली लिखी है वो कोविड के ऊपर है। बाकी भी कई सिक्योरिटी स्टडीज के ऊपर हमने किताबें लिखी है, जो मैं को ऑथर रहा हूँ लोगों के साथ। ये जो पहली किताब वो पूरी की पूरी मेरी है, बाकियों में मैं कई जगहों पे को ऑथर रहा हूँ। और एक जगह जहाँ मैं को ऑथर रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा एरिया था, वो था कोविड का। उस पे हमने लिखा है कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोविड की सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं। तो पर लेकिन ये सब पोस्ट कोविड सीख है,
और ये जी। कुछ महीने पहले ही मेरी किताब एज अ को ऑथर पब्लिश हुई थी। सेंटर ऑफ लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज ने निकाली थी, उसमें मैं भी को ऑथर था और मेरा चैप्टर ही इसके ऊपर था कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं एक ऐसा ग्रुप जो सेंट्रल लेवल पे पैंडेमिक ग्रुप हो, जिसमें हर तरह के लोग, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, कैसे वो एक साथ मिलके और कैसे हम अपने दूसरे देशों के अंदर, अपनी एम्बेसीज के अंदर हमारे वो टेक्नोलॉजी सेल्स हों जो हमको बता सकें कि ये पैंडेमिक जो है अब फैलने वाला है, कहाँ से हम अपनी फ्लाइट्स को रोकें, कहाँ पे, और इवन जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके बाद जो आ रहा है, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो मेडिसिन है, और कैसे हम मॉनिटर करें ग्रुप्स को, लोगों को, पीपल को कैसे मॉनिटर करें कि आपके पास ऐसे एप्स हो जहाँ पे हॉस्पिटल में बेड्स, चाहे वो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के या नॉर्मल बेड्स हैं या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, जिससे एक साथ ही में हम पूरे देश के अंदर सेंट्रली एक ऐसा पैंडेमिक कंट्रोल सेंटर बना दें कि कभी भी ये पैंडेमिक हिट करे तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वैसे ये एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होने के बाद लोगों को तकलीफें कम हो। तो ये पूरा उसके अंदर इसके विवरण दिया हुआ है कैसे करना है। जी जी सर, वैसे बिल्कुल ऑफ द वे जाके अगर मैं कहूँ सर, जो एक ऑलरेडी हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है और वो हमेशा मैंने देखा है, वो हमेशा एक्टिवेट हो गया है जब भी कोई भी हमारे देश के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, और वो है कि सिख समाज। जो मैंने देखा कि ऑक्सीजन के लंगर चलते देखे हैं मैंने कोविड में, और सर मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया था जब मैंने वो वीडियोस देखे। मैं आज भी देखता हूं सर कि दिल्ली के अंदर मतलब मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, फार्मेसी खुल गई हैं, दवाइयों के किस रेट पे गरीब आदमी को दवाई मिल रही है, किस तरीके से जब हर आदमी अपनी जान के लिए भाग रहा था बचाने के लिए कि मैं बच जाऊं, उस टाइम पे हमारे जो वॉरियर्स हैं, सही मायने में जो सिख वॉरियर्स हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे देश का नाम हमेशा रोशन किया है, और देश उनके इस एहसान को अपने खून से भी नहीं देके उसको पूरा कर सकता। मतलब इन लोगों ने, आप लोगों ने, मैं सबके सामने खुल के बात बोल रहा हूं, शायद सिख समाज अगर ना होता तो इस देश के अंदर और ज्यादा बुरी हालत हो रही होती। जिस तरीके से हर गली में, हर मोहल्ले में, और किस तरीके से उन्होंने मैनेज करा है, और कितना कितना खूबसूरती से उन्होंने करा है। ब्लेसिंग्स हर एक के मुंह से निकल रही हैं, और हर आदमी के मुंह से एक ही चीज निकलती है कि ये हमेशा, ये कम्युनिटी आज की तारीख में कम क्यों है, ये माइनॉरिटी में होते हुए मेजॉरिटी को बचाती है हमेशा से, चाहे वो जंग का टाइम हो और चाहे वो कभी भी कहीं पे भी देख लो, देश के अंदर प्राकृतिक आपदा हो, हर जगह पे आप सिख को खड़ा मिलेंगे, आप वहां पे वो। तो सर सल्यूट टू यू, और आपकी कम्युनिटी को मैं अपनी तरफ से और हमारे सारे रेडियो मेरी आवाज के सभी श्रोताओं की तरफ से आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड में, और हर जगह कोविड नहीं सर, कोविड नहीं, केवल बहुत छोटा कर दूंगा मैं अगर खाली कोविड बोलूंगा, पर आप लोगों ने हर जगह हमारी लोगों की जान बचाई, पूरे देश की जान बचाई, और आपकी सेवा को सर कोई मतलब वो नहीं कर सकता कि इसके अंदर हमेशा सरताज हैं आप सर, सरदार हैं आप हमारे, आप हम सब लोगों के सरदार हैं, और आपने प्रूव किया है कि आप सरदार हैं। आप जानते हैं लीडरशिप, सरदार बनना कैसे होता है, किस तरीके से सरदार एक सरदार होता है, वो सरदारी है आप में सर। दूसरी चीज, बहुत छोटा था मैं जब, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी, निस्वार्थ से जी, कुछ भी हो, किसी को भी आप तकलीफ में देखें, वहां से जाइए मत, उसकी मदद। और ये जो कोविड का पैंडेमिक था, हम लोगों ने अपना ही, जो हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं, एक कम्युनिटी ऑफ गुड बनाया हम सब ने, जिसका प्रधान मुझे ही उन्होंने बनाया, क्योंकि शायद मुझे एक्सपीरियंस है चीजों। तो उसमें हमने अपना पूरा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनाया भारत के अंदर, जहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड से
वहाँ पे ग्रेट हार्ट निकोबारी जी हैं जो जी मेरे जी मेंबर हैं हमारे इस ग्रुप के, और वहीं से नॉर्थ ईस्ट, श्रीनगर, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, हमने सब जगह ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी कि कहाँ पे बेड्स किस तरीके के अवेलेबल हैं। आईसी, क्योंकि जो मैं आपको किताब की बता रहा था उसकी प्रैक्टिकल हमने किया। जी हर जगह जी हर एक ने अपना अपना नेटवर्क बनाया और उसमें लीड्स डाले सेंट्रल ग्रुप में। उस लीड्स को हमने वेरीफाई किया और फिर रिक्वायरमेंट्स डाली गई और रिक्वायरमेंट्स को मीट किया, चाहे वो ब्लड की थी, चाहे वो बेड्स की थी, आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर बेड्स की, ईसीएमओ बेड्स की, नाम भी नहीं सुना था मैंने ईसीएमओ क्या होता है, उनके जी बेड्स की, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, या फिर फूड की, खाने की। हमारे जी मेंबर्स ने, जिनके बच्चे देश से बाहर हैं और वो एल्डरली लोग घरों में थे और जो कोविड की वजह से बिल्कुल भूखे मरने की स्थिति में आ रहे थे, उनके घरों में खाना भी पहुंचवाया है। और हमारे जी कुछ मेंबर्स ने जो मजदूर थे, वो जो मजदूर कानपुर में जैसे पहुंचे, जो दिल्ली और दूसरे एरिया से कानपुर गए, उनको खाना दिया। या फिर जब कभी भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो आप बात करेंगे, ऑक्सीजन लंगर्स जो लगाए गए गुरुद्वारों जी में, तो उसमें हम खुद तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने ये किया कि जो हमारे चीफ ट्रस्टी हैं विजय गोयल जी, वो हैं धामपुर शुगर मिल्स के ओनर, उन्होंने जी इतनी व्यवस्था कर दी पैसों की कि वो पैसे गुरुद्वारों को भी हमने दिए ताकि वो जो है उन जगह पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स चलाए जा सके। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सिर्फ सर आपको यहाँ जी पे, जी मैं सारे देशवासियों को आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें इस देश को महान बनाना है, हमें ये नहीं देखना कि ये मुश्किल आपके पास नहीं है, किसी और के पास है। हमें ये देखना है कि वो भी भारतीय है, वो भी इस दुनिया का एक मेंबर है। क्योंकि खाली भारत ही नहीं, आप देखेंगे चाहे कनाडा हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो रोहिंग्याज हो बांग्लादेश के अंदर हो, जी हर जगह पे, चाहे वो साउथ में हमारे जब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए हैं, वहां पे भी हमारे समुदाय के लोग सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि हम हैं आपके साथ, आप क्यों चिंता कर रहे हो। जब तक एक सिख खड़ा है तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो ही सिख कहलाऊं। और यही गुरु गोविंद सिंह ने हमको दिया। और यही मैं आपके माध्यम के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ, किसी को कभी निराश मत करना। कोई मदद मांगने आए तो मदद जरूर करना। बहुत बहुत बड़े विचार है सर, बहुत बड़े। सर अभी मैं बहुत जल्दी में सर आगे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सब कुछ पूछना है आपसे, और मैं मतलब मुझे लग रहा है कि शायद टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है और हमारे पास में आपसे क्वेश्चंस इतने सारे। सर आप स्ट्रेटजी पे, जो हमारी सिक्योरिटी पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपने बहुत सब चैनल्स पे आके बताया, बहुत सब आपने चीजें बताई। सर मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा। मतलब मैं कुछ, जैसे अगर हम बात करें सर, जो सबसे पहले हमारा चाइना से वॉर हुआ था, वहां पे हमारे सैनिकों के पास में प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं थी, प्रॉपर शूज नहीं थे, राइफल्स से हम 303 से लड़ रहे थे और हाथ गल गए थे। सर इतने साल हो गए, अब जब चाइना से हम दोबारा देख रहे हैं सर, अभी भी हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारे सैनिकों के पास में आज भी प्रॉपर यूनिफॉर्म्स नहीं है, आज भी उनके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, आज भी उनके पास प्रॉपर शूज नहीं है। सर कहां तरक्की हुई और कहां हम पीछे रह गए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात को मानने को तैयार भी हूँ, क्योंकि मैं खुद लेह लद्दाख में रह चुका हूँ। -6 डिग्री दिन का टेम्परेचर होता था 12 बजे का और 1 बजे का, और रात का टेम्परेचर होता था -20। और मैं खुद वहां पे, आप मानेंगे नहीं, एक जैकेट और एक पुलोवर, बस उसी में घूमा। मेरी पिक्चर है, आपको मैं अपने पर्सनली भेजूंगा, मेरे पास अभी भी वो पिक्चर्स हैं। मैं, हमारे जो देश के सोल्जर्स हैं, जो भारतीय सोल्जर्स हैं, पूरे विश्व में फेमस है। हमारे में जुनून है, हमें देश की रक्षा करने का जुनून है। दूसरा है कि काफी चीजें बदल चुकी है, काफी चीजें अच्छी हुई हैं, काफी अच्छी विंटर क्लोथिंग भी आई है हमारे सैनिकों के पास। हाँ, कई कुछ कमियां जरूर हैं, जो आप बोलते हैं कमियां हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और कमियां हमेशा होती हैं जब कुछ दिनों तक लड़ाई ना हुई हो, और जब लड़ाई के आसार बनने लगते हैं तो कमियां भी बड़ी जल्दी दूर कर दी जाती हैं। ये ह्यूमन है, इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आज की स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है। और मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, गलवान में आपने देखा, मैंने वो इमेजेस देखी कि एक सिख सोल्जर ने 2 चाइनीज को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, तो शायद आपने देखी होंगी। जी बिल्कुल। तो हमारे 20 शहीद हुए, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनके 40 या 45 से ऊपर ही शहीद हुए होंगे, जबकि अटैक उन्होंने किया था। उन्होंने हमको सरप्राइज दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो एक ऐसा डर हमने चीनियों के ऊपर बना दिया था
कि उसके बाद वो आगे बढ़े नहीं, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हुई। और एक और चीज मैं आपको ये सिर्फ लास्ट चीज के बारे में बोलना चाहूंगा सर, कि हमारी जो जी। डिप्लोमेसी भी है इस समय बहुत अच्छी चल रही है। हम क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, क्वाड्रिलैटरल को ज्वाइन कर चुके हैं, और जी। अमेरिका में शायद हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे कुछ महीनों में, 3-4 महीने के बाद क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ये क्वाड के अंदर आने का एक ही रीजन है कि हमारे जो क्वाड के देश हैं, जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, हम एक जी। ऐसे मिली शक्ति बनाए जो कि भारत के इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके अंदर फ्री वाटरवेज हों, फ्री एरियल फ्लाइट्स चलें, और वहां पे चीन अपना दबदबा नहीं बना सके। हम नहीं कहते कि चीन अपना जेन्युइन काम रोके, हम ये कहते हैं कि किसी को डराए ना, किसी को धमकाए ना। ये सबके वाटर्स हैं, ये सबकी फ्लाइट एरियाज हैं, ये सबके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और सभी के पास अब होना चाहिए, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ब्रूनोई हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, कोई भी देश हो, उन सब के पास वो एक सॉवरेन कंट्रीज है, उनके पास राइट्स होने चाहिए, राइट ऑफ पैसेज की, और एक फ्री एंड नेविगेशन के राइट्स होने चाहिए, जो इस माध्यम से, क्वाड्रिलेटरल के माध्यम से हम पूरी करेंगे। और ये भी एक अच्छा है, क्योंकि हमें अब जो फ्यूचर आ रहा है वो वापस बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जाएंगे, यानी कि कुछ देश मिलकर अपनी पावर को इतना स्ट्रांग करेंगे कि चीन जो है सही रास्ते पे चले। क्योंकि सर चीन का तो वही है, वो अगर हम फिलीपींस और उस इंडोनेशिया की तरफ देखें तो वो उसको वहाँ पे ऑयल का रिजर्व मिल रहा है, वो उस चक्कर में वो अपने 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 आइलैंड उसने बना दिए हैं। इधर उसको डर हमारे से रहता है मालदीव्स की तरफ से कि वो उसके लिए वो चाह रहा है कि थाईलैंड से वो बीच में से उनको एक कैनाल काट दे, लेकिन वो दो हिस्सों में बट जाएगा, इसलिए वो अब तक उसका वो सिरे नहीं चढ़ पाया। और सर वो दूसरा उसका जो वो चारों तरफ से हमारे को घेरने के लिए उसके वो सारे तरीके तो वो अपना ही रहा है सर। मैं मतलब खुल के बोल सकता हूँ कि मतलब वो एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर हम कतई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है, वो आज अगर दोस्ती का हाथ मिला रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो कल को जरूर वो पीठ पे छुरा घोपेगा, वो बाज नहीं आने वालों में है, और उसको कंट्रोल करना तो जरूरी है, उसके ऊपर तो एक चेक पॉइंट लगना जरूरी है। अभी इवन रशिया के लिए भी अभी एक हो रहा था कि वो रशिया से भी उसकी जमीन के लिए वो वापस वो विवाद इकट्ठा कर रहा है। जिस भी के साथ में उसके बॉर्डर मिल रहे हैं उस कंट्री से उसके कहीं ना कहीं रिलेशन खराब है बॉर्डर्स को लेके, तो मतलब वो ट्रस्टवर्दी तो है नहीं वो कंट्री, तो जरूरी है ये तो होना। खैर सर, आपसे बात करके बेइंतहा सुकून मिला, मजा नहीं मैं कहूंगा सर, मतलब मुझे बहुत सुकून मिला। मैं बड़ा इंटरनली बड़ा काम फील कर रहा हूँ। शुरुआत जब इंटरव्यू की हो रही थी सर, मैं उस टाइम पे बहुत थका हुआ था, मतलब एग्जॉस्टेड था। आपसे बात करके मेरे में एनर्जी आ गई। आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे कि इस चीज को मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे चेहरे पे दिख रहा था। मैं उस टाइम पे बिल्कुल एग्जॉस्टेड था, और अभी मैं बात करने के लिए और मैं बड़ा एनर्जेटिक मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं अभी और 1-1.5 घंटा और बात कर सकता हूँ अगर मतलब, लेकिन और मैं आपसे सर एक वायदा और लूंगा सर कि आपसे दोबारा मेरे को बहुत सारी एक चीज जो हमने बिल्कुल नहीं छुई है, जिसके ऊपर मैं बहुत डीप में बात करना चाहूंगा, वो होगा सर इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। मैं उस पे आपसे सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, जो कि मैं आपसे बात कर, आज केवल हम एजुकेशन के ऊपर ही ज्यादातर रहे, तो सर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा सर आपसे दोबारा, और आपको एक बार और समय चाहूंगा, कुछ टाइम बाद चाहे जब भी आपको समय निकले, इसका एक वायदा आपसे जरूर चाहूंगा सर। जी बिल्कुल सर, ये मेरा ऑनर होगा अमित जी कि मैं दोबारा आपके चैनल पे आऊँ, दोबारा रेडियो मेरी आवाज पे आऊँ और आपके श्रोताओं से इस तरह गुफ्तगू कर सकूं। सर ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत हमारी सर शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपके लिए सर हमेशा दुआ करते रहेंगे जो हम कर सकते हैं। हम ईश्वर से यही चाहेंगे कि आपको बहुत लंबी और स्वस्थ आयु मिले। पूरा सिख समाज उसको प्रणाम करते हैं, और यही कहेंगे सर कि वो हमेशा से हमारे ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।